हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सेट 2 822 AV जो इसका कोड है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है सभी खंड कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में और एक सही है। ठीक है, तो उसमें से एक जो सही है उसको टिक करना है। तो इसमें पहला दे रखा है का संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन से होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं पहले। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा 2 7 14, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 13 से कटेगा। ठीक है, तो 156 इक्वल टू कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखिए 2 2 बार है, तो इसे हम 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनमें कौन सा ऑप्शन है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए दे रखा है खा इसका सेक थीटा बराबर कितना है 2 है। तो हमसे पूछा है कि भाई थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसे हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर, अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि सेक थीटा में किसकी वैल्यू 2 होती है। तो 2 जो होती है वो सेक 60 की वैल्यू होती है, तो हम 2 को सेक 60 लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, बिकॉज सेक 60 का मान जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो 2 को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे सेक से सेक, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 60 डिग्री, ये वाला थर्ड ऑप्शन आपका क्या है सही है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं गा। तो इसमें दे रखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गा गमला इसका हमें दे रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है कि भाई 3x² इसके मूल क्या है बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर होंगे यदि d बराबर होगा 0 के। यहाँ d क्या होता है, ये होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, द्विघात सूत्र से निकालते हैं इसे, बराबर होगा किसके 0 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है x² का गुणांक होता है a बराबर 3 है, b बराबर कितना है x का गुणांक होता है b, तो ये माइनस 12 है। ठीक है, और c बराबर कितना है अचर पद m है। ठीक है, ये है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए b², तो b कितना है माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है a 3 है, गुणा c कितना है m। ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, माइनस 4 तिया 12m। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। माइनस 12m बराबर 144 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये m बराबर हो जाएगा माइनस 144 बट्टे माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल काट देंगे, 12 एकम 12, 2 बचेगा 24, 12 दूनी 24, तो m बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं 12 आंसर नंबर 4, ये वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका अगला घा घड़ी सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज
ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ये गा गमला है आपका। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक भुजा 2a है, यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। शीर्ष लंब का मतलब होता है, चाहो तो इसको ऐसे करके इस तरह डाल दो। ठीक है, एक हो गया, यहाँ से भी डाल सकते हैं हम और यहाँ से, तो हम एक की निकाल लेंगे भाई, तीनों के बराबर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो इस प्रकार से निकल रहा है आपका, देखिए ऐसे करके। ठीक है, ये वाली भुजा 2a है। ठीक है, ये a है आपका, ये c है ये वाला, और इसको मैं नाम दे देता हूँ m। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बराबर भागों में बांटता है। आप देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि शीर्ष लंब 2 बराबर भागों में बांटेगा इसे। ठीक है, तो ये पूरी 2a है, तो ये एक कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, a और a ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगी। तो हमें इस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज AMC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पे 2a है, तो 2a का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, तो आधार कितना है, a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, जो कि a है am का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2a, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, am का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें am ही तो निकालना था, तो 4 में से a के स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 3a स्क्वायर बराबर am स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो am बराबर कितना हो जाएगा, √3a, क्योंकि a के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 3, तो am बराबर कितना आ जाएगा आपका, √3, यानी शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, √3a होगी। ठीक है, तो देखिए चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, a√3। ठीक है, a√3 या √3a बात एक ही होती है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है आपका, देखिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, अब देखिए धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो सम संख्याएं क्या होती हैं पहले लिख लेते हैं हम। तो सम संख्याएं हमारी होती हैं यहाँ घा घड़ी। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके होती हैं ना। तो हमसे कहाँ तक की पूछी है, 1 से 10 तक की सम संख्या पूछी हैं, तो 10 तक ले लेते हैं, इसको आगे नहीं लेंगे हम। ठीक है, क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य में हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याएं कितनी, यानी n। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, सभी संख्या का योग बट्टे ये संख्या कितनी है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बट्टे में हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4, 2, 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 बट्टे कितना 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 6 30, 6। तो समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य 6 होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन सही है 6। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि बिंदु P 2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं चा से चम्मच, ठीक है। तो देखिए हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, बिंदु P है, ये है आपका 2, -3, ठीक है, और Q दे रखा है 10, बाई, ठीक है, और हमें यहाँ से PQ की जो दूरी है वो दे रखी है कितनी, 10 मात्रक, ये हमें दे रखी है, ठीक है। तो हम दूरी सूत्र इसमें लगाएंगे, ठीक है। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है आपका √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र ये होता है, अब दूरी हमें दे रखी है कितना, 10 मात्रक है, तो इसको यूज़ करेंगे तो हम इक्वल टू कितना आएगा, 10 मात्रक आएगा, ठीक है, 10 मात्रक आएगा आपका, ठीक है। तो लगा देते हैं। देखिए ये आपका x1 है और ये y1 है, पहला वाला x दूसरा वाला y होता है, पहले में 1 1 ले लेंगे, दूसरे में y, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे लगा देंगे आपका अंडर रूट कितना, x2 - x1 10 - 2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y -3, तो ये हो जाएगा y माइनस, अब देखिए -3 है तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इधर से हमें रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, इसको सही से लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 और इक्वल टू 10, इनका इसका वर्ग करेंगे और इधर इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। अब देखिए स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 100, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए 100 में से 73 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा आपका, ठीक है। 7 × 10 तो 2 9 और 1 10 इतना बचेगा, ठीक है, बराबर कितना 0। हमारे पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेते होंगे, गुणनखंड मेथड से करते हैं। चलिए इसे, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर 27 का -27 इसमें करेंगे तो -27 ही आएगा, -27 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 6 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9y और माइनस का 3y। देखिए 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस के 27 आ जाएंगे, ठीक है, और 9 में से 3 घटा दो तो 6y आता है, ठीक है, इतना हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। आई होप आपको ये आता होगा, अगर आपको को नहीं आता है तो बता देना, मैं इसकी अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा, वैसे आपको आता ही होगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ से y दोनों साइड है, y कॉमन मिल गया तो यहाँ y बचेगा, स्क्वायर था, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लिया तो 9 बचेगा, माइनस यहाँ से देखिए 3 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 नेम 27 9 बचेगा बराबर 0, ठीक है। ये आपके सेम आने चाहिए तो सही है, अदरवाइज़ आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये देख लेना सेम आने चाहिए। अब एक तो हम अंदर वाला लिख लेते हैं और एक ये बाहर वाला लिख लेते हैं y -3, ठीक है। अब एक एक करके हम बराबर में 0 रखेंगे तो y -9 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और इधर y -3 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यानी y की वैल्यू या तो 9 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, ठीक है। ये प्लस का था यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी y + 9 बराबर 0 रखें तो y बराबर -9, तो यानी कि y की वैल्यू या तो 9 हो या 3 हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, PQ की 10 मात्रक आएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं,
-9 और 3, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। का का दूसरा, खा का तीसरा और गा का चौथा। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा। और इधर देखते हैं, घा का तीसरा, अड़ा का तीसरा और चा का दूसरा। इन दोनों का तीसरा, देखिए इसका तीसरा, इसका तीसरा और इसका दूसरा, ठीक है। तो आपके सारे आंसर सही है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 दे रहा है सभी खंड कीजिए, जिसमें पहला दे रखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2x बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो इसकी तरह है, बिल्कुल यहाँ m है और यहाँ पे 2m दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो दिया गया समीकरण ये के मूल बराबर होंगे यदि d बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक है, ये बताया था मैंने। और d क्या होता है आपका b² - 4ac बराबर क्या हो, 0, अर्थात ये हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो देखिए a जो होता है वो x² का गुणांक होता है तो 3 है, b x का गुणांक होता है -12 है और c आपका अचर पद होता है जो कि 2m है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करें। b² यानी कि -12 का स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4 12, 12 दूनी 24m गुणा कर लेंगे सबका बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 24m बराबर 144, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 144, m बराबर हो जाएगा आपका -144 बट्टे, इसको इधर लेके आएंगे भाग में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, ठीक है। तो m बराबर 24 छेक 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरे का देखिए दूसरे का m बराबर 6, ठीक है, ये दे रखा है आपका m बराबर 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। इसमें दे रखा है खा cos² 67 माइनस sin² 23 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका खा हमें दे रखा है cos² 67 माइनस sin² 23 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए पहले हम देखेंगे ये दोनों पूरक कोण है या फिर नहीं है। तो देखिए 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90 पूरक कोण है। तो हम या तो इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं cos² 90 माइनस 23, ठीक है। देखिए 90 में से 23 घटा दो तो 67 ही आता है, कुछ अलग नहीं लिखा है, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा sin² 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ से cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 23 है, माइनस sin² थीटा, यहाँ भी cos² है तो ये sin² हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखिए sin² 23 माइनस sin² 23 बराबर 0, इसमें से घटा देंगे 0 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका खा का आंसर आ गया आपका 0, ठीक है, यही आपका आंसर था। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले खंड की। इसमें गा गमला है। तो इसमें क्या देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका इस क्वेश्चन का गा गमला, ठीक है। एक आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, ये इसके आधार की जो लंबाई है, आधार की लंबाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ABC। और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है आपकी, ये ऊंचाई है, ये हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सॉल्यूशन, ठीक है।
क्या होता है आपको पता है, इसमें आधार और ऊंचाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल होता है उस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सीधा सीधा होता है। तो भाई देखिए यहाँ पे आधार हमें क्या दिया है, आधार दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई हमें क्या दी है, ऊंचाई हमें दी है 7 सेंटीमीटर। ये हमें प्रश्न में क्या है दिया है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, इतना होगा। तो रख दो 1/2 गुणा आधार, तो आधार कितना है इसका 14 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है 7, 2 से 2 7 14 और 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका गा गमला है तो दूसरे का गा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ABC का क्षेत्रफल जिसमें आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी हैं, उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया, आधार हमें दे रखा था, ऊंचाई दे रखी थी, तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले खंड की। इसमें दे रखा है घाघड़ी प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी के और से ना कटें, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिखे हैं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम। ये है प्रश्न नंबर दूसरे का क्या घाघड़ी, ठीक है। तो अभाज्य पूर्णांक होंगे हमारे, पहला होगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 23 के बाद होता है आपका 29, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 अभाज्य पूर्णांक लिख लिए प्रथम, ठीक है। चलिए माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें माध्यिका का फॉर्मूला पता है, हमारा जो माध्यिका होता है यहाँ पे देखेंगे n बराबर कितना है, तो n बराबर कितना है यहाँ पे 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 क्या होता है हमारा, 10 आपका सम होता है, ठीक है। जब n बराबर सम हो तब माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका जब n बराबर सम हो तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n+1/2वां पद बट्टे 2, ठीक है। तो माध्यिका यहाँ पे लगा देते हैं, माध्यिका बराबर n बराबर कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10/2वां पद, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 10 + 1/2वां पद, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, अब देखिए बट्टे 2, ठीक है। तो माध्यिका बराबर, अब देखिए 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5वां पद, ठीक है, प्लस अब देखिए ये हो जाएगा 10 और 1 11 बट्टे कितना 2 हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 5.5, राउंड अप करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6वां पद बट्टे कितना 2, ठीक है। अब देखिए तो माध्यिका बराबर क्या होगा आपका, माध्यिका बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद बट्टे 2। अब देखिए 5वां पद क्या है, 1 2 3 4, 5वां पद तो ये है 11, ठीक है, और 6वां पद है 13, तो इन दोनों को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6वां पद कितना है 13 बट्टे कितना 2, तो ये हो जाएगा 11 और 13, 3 और 1 4, 1 और 1 2 बट्टे 2, काट देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 12, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये है लास्ट घाघड़ी दूसरे का घाघड़ी 12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें,
सभी खंड कीजिए। इसका का दे रखा है संख्याओं 26 और 51 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो हमें मासा और लासा इन दोनों का क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, किसका, 26 का और 91 का। चलिए करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये, प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है इसमें 26 और 91 का HCF और LCM, यानी मासा और LCM यानी लासा। तो हम पहले फैक्टर काट लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए 26 के काटेंगे तो 2 से 13 बार कटेगा और 13 एकम 13। ठीक है, और यहाँ पर 91 काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे बचेगा 2 21, 7 या 21 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, तो 26 के फैक्टर आए 2 गुणा 13 और 91 के आए 7 गुणा 13। ठीक है, तो देखिए HCF पहले निकालेंगे। तो HCF क्या होता है, जो नंबर क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो HCF कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब LCM क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उसे भी लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं है 2 गुणा 7 इसे भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणा 7, ये हो जाएगा 7 छिंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो LCM बराबर कितना हो गया, 182। ठीक है, तो इसका HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरे का पहला मासा 13 है और लासा 182 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसका खरगोश, जिसमें हमें दे रखा है P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी इतने और तथा इतने का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो चलिए दिए गए समीकरण हमें दे रखे हैं। दिया गया समीकरण क्या है, ये दे रखा है 4x + py + 8 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 2x + 2y + 2 बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे दिया गया समीकरण के एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/p2। ठीक है, ये हमारा रहता है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तब एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की कितनी है, देखिए 4 है। ठीक है, और a2 की कितनी है, 2 है। ठीक है, इसकी आपकी 4 है और इसकी 2 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए b1 की कितनी है, p है, और b2 की कितनी है, b2 की 2 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a1/a2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/2 बराबर b1/b2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p/2। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 बराबर कितना, p। देखिए अब यहाँ पर अगर p बराबर 4 रख देंगे हम तो इसके ज़्यादा हल हो जाएंगे, है ना। तो p बराबर 4 यानी कि p नॉट इक्वल रखना है हमें किसके, 4 के। अगर p की वैल्यू 4 के अलावा अगर हम कुछ और भी रखते हैं ना, कुछ और रख देते हैं तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे p की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 जो कि 2 के बराबर नहीं होगा, तो एक अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कितनी रख दूँ, 5 रख दूँ तो 5/2 नहीं होगा, 1 रख दूँ तो 1/2 2 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो एक अद्वितीय हल के लिए p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है इसके आंसर में। ये है तीसरे का खा। देखिए p नॉट इक्वल 4 यहाँ पे दे रखा है, p नॉट इक्वल 4। ठीक है, यानी p बराबर 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 होगा तो एक अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं, 4 नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये खा हो गया।
अगला है गा से गमला, जो गा गमला है, चलिए इसे देख लेते हैं। चित्र में AD लंब है BC के और सिद्ध करना है हमें ये, ठीक है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं इसका। तो देख लिए यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है। ये आपका फिगर है, इसमें दे रखा है AD लंब है BC पे। देखिए AD लंब है किस पे, BC पे। तो हमें AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर है BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे जब ये लंब बना हुआ है ना, तो ये वाली साइड जो है इसके बराबर होगी, यानी दो बराबर भागों में ये इस त्रिभुज को विभाजित करेगा लंब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, दो त्रिभुज बन रहा है। एक तो आपका बन रहा है यहाँ पे ADB और दूसरा बन रहा है यहाँ पे ADC, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें पता है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम तो लगनी है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, आपकी कर्ण होगी, ठीक है। और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली साइड जो होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ABCD में, यहाँ लिख देते हैं ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका AC, तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है DC या CD, तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस, और ये आपका लंब है क्या AD, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, अब ले लेते हैं हम त्रिभुज ADB में, ठीक है। त्रिभुज ADB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो ये वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी और ये तो आपका लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसका BD, तो ये हो जाएगा आपका क्या BD का स्क्वायर प्लस लंब आपका ये है AD, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दो त्रिभुज बने, दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, इसमें भी, तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं और हमें पता है समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो हमने यहाँ पे लगा लिए दोनों। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 को 1 से या 2 से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, इससे से घटाएंगे तब भी बात एक ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 है आपका AB स्क्वायर, इधर वाले से इसको माइनस करेंगे AC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में बराबर दूसरे समीकरण में BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस CD स्क्वायर माइनस प्लस माइनस AD स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए AD स्क्वायर प्लस का है, AD स्क्वायर माइनस का है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर इधर बचेगा आपका BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस वाला जो टर्म है ये वाला इधर लेके जाएंगे और ये वाला इधर लेके जाएंगे, क्योंकि इधर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, देखिए
यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है और इस साइड बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है ना, तो आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो ये ए बी स्क्वायर सी डी माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का सी डी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पे सिद्ध करनी थी। तो ये आपका हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका अगला क्वेश्चन है तीसरे का घाघड़ी। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है आपको इसका। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये एक फिगर बना लिया है एक घन का, और हमें पता है घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी लंबाई ए है तो चौड़ाई और ऊंचाई सब ए होंगी, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया क्या है, एक घन का आयतन दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। ठीक है, अब घन का आयतन हमें दे रखा है, उससे हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे और उसके बाद हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हमें दे रखा है 1331, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट 1331, और हमें पता है कि 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखिए एक बार काट लेते हैं। देखिए 1331, 11 एकम 11, 2 बचेगा 23, 11 दूनी 22, 1 बचेगा 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 का पेड़ बन गया। तो 1331 क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 11 का, ये जो होता है वो क्यूब होता है 11 का। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो भुजा इसकी आ गई है 11 सेंटीमीटर, तो इस सभी 11 सेंटीमीटर की होंगी। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देंगे 6 गुणा a स्क्वायर, a कितना है 11 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, गुणा कर देंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 एकम 6 और 1 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आंसर आपका चेक कर लेते हैं। तीसरे का लास्ट है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए, और आगे के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।